कभी सोचा है कि भारत की नदियां जो कभी हमारे व्यापार की लाइफलाइन हुआ करती थीं, आज फिर से देश की इकोनॉमी को बदलने का दम रखती हैं? आज हम भारत के इनलैंड वाटरवेज की इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। कैसे सदियों पुराने व्यापार के रास्ते आज मॉडर्न लॉजिस्टिक्स का भविष्य बन रहे हैं। लॉजिस्टिक्स की दुनिया में एक सीधा सा नियम है, पानी के रास्ते सामान भेजना सबसे सस्ता, सबसे सेफ और पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा होता है। और यही आइडिया आज के हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये इतना ही फायदेमंद है तो भारत ने इतने दशकों तक अपनी इस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की नदियां जो कभी व्यापार से गुलजार रहती थीं, वो ट्रांसपोर्टेशन के मैप से लगभग गायब ही हो गई? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी है। हम एक भूली हुई क्षमता से शुरू करेंगे, फिर ठहराव के दौर को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पॉलिसी में क्या बड़ा मोड़ आया, पिछले 10 साल में क्या तरक्की हुई, और आखिर में बात करेंगे कि भविष्य की राह कैसी होने वाली है। चलिए सबसे पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं, उस दौर में जब भारत की नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं बल्कि व्यापार और तरक्की की असली धमनियां थीं। आप सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मगध साम्राज्य तक सारा बड़ा व्यापार नदियों के रास्ते ही होता था। प्राचीन पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, गंगा के किनारे ही तो एक बड़ा ट्रेड सेंटर था। लेकिन कमाल देखिए, मॉडर्न इंडिया में ट्रांसपोर्ट का ये सबसे शानदार तरीका जिसे भुला ही दिया गया। नतीजा, देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ती चली गई। अब बात करते हैं उस दौर की जब वाटरवे डेवलपमेंट पर किसी का ध्यान ही नहीं था। ये 2014 से पहले का वक्त था, जिसे हम सचमुच ठहराव का युग कह सकते हैं। इस ठहराव को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IWI बनने के बाद लगभग 28 सालों में देश में सिर्फ 5 नेशनल वाटरवेज घोषित किए गए। ये दिखाता है कि पॉलिसी लेवल पर कितनी सुस्ती थी। और इसका नतीजा क्या निकला? 2013-14 में वाटरवेज से सिर्फ 18 मिलियन मीट्रिक टन माल ढोया जाता था। भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। अगर पूरे कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में हिस्सेदारी देखें तो वाटरवेज का हिस्सा आधे % से भी कम था। मतलब सोचिए, नदियां भी थीं, क्षमता भी थी, लेकिन इस्तेमाल लगभग 0। लेकिन फिर आता है साल 2014, जो भारतीय वाटरवेज के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ से नजरअंदाजी का दौर खत्म होता है और एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी अपने आप साफ हो जाती है। IWAI बनने के बाद लगभग 28 साल की धीमी चाल, और फिर 2014 के बाद पॉलिसी में एक जबरदस्त तेजी, और 2016 में जो नेशनल वाटरवेज एक्ट आया, वो इस बदलाव का सबसे बड़ा कदम था। इस एक एक्ट ने पूरा गेम ही बदल दिया। कहां सिर्फ 5 नेशनल वाटरवेज और कहां सीधे 111। देश की 111 नदियों और नहरों को नेशनल वाटरवे का दर्जा दे दिया गया। ये एक बहुत बड़ा, एक अभूतपूर्व विस्तार था। तो ठीक है, पॉलिसी तो बदल गई, पर जमीन पर इसका क्या असर हुआ? पिछले 1 दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर नई पहलों तक एक पूरी नई कहानी लिखी गई। इस नई शुरुआत की नींव रखी गई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। वर्ल्ड बैंक की मदद से गंगा नदी पर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट शुरू हुआ। वाराणसी में देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बना, जिसने पानी, सड़क और रेल तीनों को एक साथ जोड़ दिया। साहेबगंज का टर्मिनल मिनरल रिच इलाकों के लिए एक गेटवे बना और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को एक नई जान मिली। लेकिन ये कहानी सिर्फ माल ढुलाई तक ही नहीं रुकी। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास के साथ रिवर टूरिज्म को नए पंख लगे। अर्थ गंगा मॉडल ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए कमाई के नए रास्ते खोले, और नई टेक्नोलॉजी की मदद से अब रात में भी जहाज चल सकते हैं, मतलब 24/7 ऑपरेशन। तो इन सारे कोशिशों का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए अब उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इस बदलाव की असली तस्वीर दिखाते हैं। और ये है वो आंकड़ा जो सच में हैरान कर देता है। 2013-14 के 18 मिलियन मीट्रिक टन से सीधा 2023-24 में 133 मिलियन मीट्रिक टन से भी ज्यादा। ये 700% से भी ज्यादा की जबरदस्त ग्रोथ है। ये बदलाव हर लेवल पर दिखता है। नेशनल वाटरवेज 5 से बढ़कर 111 हो गए।
कार्गो ट्रैफिक में ऐसी ग्रोथ हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है। और अब पैसों की बात, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। पानी के रास्ते सामान भेजना सड़क और रेल दोनों के मुकाबले काफी सस्ता है। इसकी लागत सड़क के मुकाबले लगभग आधी और रेल से भी कम है। इससे सीधे सीधे लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम होता है। और पर्यावरण के लिहाज से तो ये एक असली गेम चेंजर है। सोचिए, 1 लीटर फ्यूल में जहां एक ट्रक सिर्फ 24 टन किलोमीटर जा पाता है, वहीं एक जहाज 105 टन किलोमीटर तक जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कार्बन एमिशन में भारी कमी। तो पिछले 1 दशक की तरक्की वाकई शानदार है, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं और समझते हैं कि आगे की राह में क्या चुनौतियां हैं और क्या मौके हैं। तो आगे का प्लान क्या है? विजन है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत वाटरवेज की हिस्सेदारी को 5% तक ले जाना। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। नदियों में गाद जमने की समस्या है, बारिश के मौसम पर पानी का फ्लो निर्भर करता है, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी अब भी एक बड़ी चुनौती है। पर अच्छी बात यह है कि ग्रीन फ्यूल जैसी नई पहल एक सस्टेनेबल भविष्य की उम्मीद जगाती हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या भारत अपनी नदियों की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाएगा? ये जो बदलाव हो रहा है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बदल रहा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी एक नई रफ्तार दे रहा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की लहरें अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि तरक्की लेकर बह रही हैं। देखना ये होगा कि ये प्रवाह कितना लंबा और स्थायी होता है।